हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक टर्म कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, हमारे पास 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म आ जाए। तो ये तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की होगी, और इस इक्वेशन में बाकी जो भी टर्म होंगी या तो वो सेकंड ऑर्डर की होंगी, 1 ऑर्डर की होंगी, या फिर 0 ऑर्डर की होंगी। क्योंकि अगर इनमें से एक भी टर्म 3 ऑर्डर की हो गई तो इस सारी की सारी इक्वेशन का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो बची हुई टर्म है उन सब का ऑर्डर कितना होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक टर्म, चाहे सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 2 ऑर्डर की हो जाएंगी, चाहे फिर ऐसा होगा कि कुछ टर्म तो 2 ऑर्डर की होंगी और बाकी बची हुई टर्म चाहे तो 1 ऑर्डर की होगी, चाहे 0 ऑर्डर की होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 ऑर्डर वाली कोई टर्म प्रेजेंट हो जाए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसमें कुछ ऐसा होता है, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो r है, s है और t है, ये क्या होते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं जो किसके फंक्शन होते हैं, x और y के फंक्शन होते हैं। और ये हमारे पास तीनों के तीनों कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तीनों के तीनों कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और यहाँ पर जो r है वो किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर। s किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल y। एंड t किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म हो सकती हैं जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर, p q, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अब इन कोफिशिएंट पर डिपेंड करते हुए जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको 3 पार्ट में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, s स्क्वायर माइनस 4rt को कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये s स्क्वायर माइनस 4rt 0 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम ये क्या बन जाती है, हाइपरबोलिक बन जाती है। और जब ये 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या बन जाएगी, पैराबोलिक बन जाएगी। और जब ये लेस देन 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाती है, इलिप्टिक बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है जो कुछ इस फॉर्म की हो, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। वही हमारे पास क्या बन जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट बन जाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जब हमने कैलकुलेट किया वो ग्रेटर देन 0 मिला तो ये कैसी बन जाएगी, हाइपरबोलिक बन जाएगी। और इस केस में हमारे पास होते हैं 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट, 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं इस केस में। जब हमारे पास s स्क्वायर माइनस 4rt 0 के इक्वल हो जाता है तो ये इक्वेशन कैसी हो जाती है, पैराबोलिक हो जाती है। और इस केस में हमारे पास एक ही रियल रूट बनता है। और जब हमारे पास ऐसा हो जाता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt वो 0 से लेस रह जाता है तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, इलिप्टिक बन जाती है। और इस केस में हमें 2 इमेजिनरी क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट उठा लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो भी रूट निकलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। और जब ये ग्रेटर देन 0 होगी तो हाइपरबोलिक बनेगी, और हाइपरबोलिक बनते ही उसके पास कितने रूट हो जाएंगे, 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएंगे। और जब ये 0 के इक्वल होगी तो पैराबोलिक होगी, और पैराबोलिक होगी तो हमारे पास एक रियल रूट बन जाएगा। जब s स्क्वायर माइनस 4rt 0 से कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्टिक बनेगा, और हमें क्या मिलेंगे, 2 इमेजिनरी रूट देखने को मिलेंगे। अब मान लिया यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अगर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं और यहाँ पर किसका कोफिशिएंट लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आई, कर्ल x1 कर्ल x2, और तो उसको हम लिखेंगे x1 x2, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x1 x2 x3, x1 x2 x3।
और x1 और x2 यहाँ पर आएगा, तो इसका जो भी कोफिशिएंट बनेगा उसको यहाँ लिख लेते हैं। और जैसे कि हमारे पास ऐसा बन जाए कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x1 अपॉन कर्ल x3, तो उस कोफिशिएंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ये मैट्रिक्स कैसी होती है, हमारे पास सिमेट्रिक होती है। और जब भी हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और सारी की सारी आइगन वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव आ जाए और चाहे या फिर ऐसा हो जाए कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में तो हमारे पास बनता है इलिप्टिक। और अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर जीरो आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, पैराबोलिक बन जाती है ये इक्वेशन। और अगर ऐसा हो जाए कि एक आइगन वैल्यू तो किसी दूसरे साइन की हो और बाकी सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाए, दूसरे साइन की हो जाए, तो हमारे पास क्या बनता है, हाइपरबोलिक का केस बनता है। जैसे कि हमारे पास ऐसा हो जाए कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए, नेगेटिव साइन क्या आ जाए, तो क्या बनेगा, इलिप्टिक का केस बनेगा। अगर पॉजिटिव आ जाए तो भी क्या बनेगा, इलिप्टिक का केस बनेगा। अगर मान लिया ऐसी आइगन वैल्यू आ जाए 0 1 2, एक आइगन वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई, तो इस केस में क्या बनेगा, हमारे पास पैराबोलिक का केस बनेगा। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाए, एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास जैसे आ गई -1 और बाकी सारी आइगन वैल्यू क्या बन जाए, 2 और 3 मतलब पॉजिटिव बन जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, हाइपरबोलिक का केस बनेगा। या फिर ऐसा हो जाए कि एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए और बाकी सारी बची हुई आइगन वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा, हाइपरबोलिक का केस बनेगा। और इसी तरीके से हम n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी इसी तरीके के मैट्रिक्स बनाते हैं। और सारी की सारी आइगन वैल्यू अगर ऐसा हो कि 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी हैं, तो क्या बनेगा, इलिप्टिक का केस बनेगा। और अगर एक आइगन वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो पैराबोलिक बनेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि λ1 तो 0 से बड़ी है और बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 से छोटी हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि λ1 लेस देन 0 है और बाकी सारी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में बनेगा हमारे पास हाइपरबोलिक का केस। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। कैरेक्टरिस्टिक कर्व किससे रिलेटेड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन दी जाती है हम उससे r s t ये कोफिशिएंट उठा लेंगे और क्या करेंगे, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम। और रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, रूट्स को मान लिया मेरे पास λ1 और λ2 दो रूट आ जाते हैं, तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, dy बाई dx प्लस λ2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा। जब हमारे पास ये इक्वेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी, क्योंकि हाइपरबोलिक के केस में हमें दो रूट मिल सकते हैं और उसी केस में हमारे पास क्या होंगे, दो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेंगे। और अगर ये s स्क्वायर माइनस 4rt कैलकुलेट करने के बाद 0 से छोटा आ जाता तो क्या बनेगा, इलिप्टिक का केस बनेगा। और इलिप्टिक के केस में हमें मिलते हैं दो इमेजिनरी रूट। और इसी तरीके से यहाँ पर पुट करने के बाद हमें मिलेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और जब s स्क्वायर माइनस 4rt 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या बनेगा, पैराबोलिक का केस बनेगा। और इस केस में हमें एक ही रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व को। अब हम सारी बातें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि पैराबोलिक है, इलिप्टिक है या फिर हाइपरबोलिक है। तो इसको किससे कंपेयर करूंगी, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू तो 1 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर r क्या है, मतलब u का 2 बार डेरिवेटिव। ऐसे क्या है, u का x y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। t क्या है, u का 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ऐसे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। t किसके इक्वल बन जाएगा, t1 के इक्वल बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, s स्क्वायर माइनस 4rt कैलकुलेट करती हूँ। तो क्या बनेगा, s स्क्वायर 0 माइनस 4rt 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या -4 लेस देन 0, मतलब कैसी बन जाएगी, इलिप्टिक बन जाएगी। और इलिप्टिक के केस में आते हैं हमारे पास दो इमेजिनरी रूट आते हैं और दो ही हमारे पास क्या आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व आते हैं। और इमेजिनरी रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे r लैम्डा स्क्वायर
प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। आर हमारे पास क्या है 1 है, प्लस एस लैम्डा क्या है 0 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है प्लस माइनस आयटा आ जाती है। मतलब दो इमेजिनरी रूट देखने को मिले हैं जब हमारे पास कैसी इक्वेशन है, इलिप्टिक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 इन दो इक्वेशन का यूज कर लेंगे, प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 मैं आयटा मान लेती हूँ, लैम्डा 2 मैं माइनस आयटा मान लेती हूँ। यहाँ पर पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, प्लस आयटा इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, डी वाई प्लस आयटा डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनेगा, वाई प्लस आयटा एक्स इज इक्वल टू C1। इसी तरीके से ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि वो हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या फिर पैराबोलिक है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन इक्वेशन को इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।